बिल्कुल बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी, क्या यहाँ सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष से और खासकर राहुल गांधी से अपने बचाव के हथकंडे ढूंढ रहा है, या कहें कि यहाँ नरेंद्र मोदी का आज का सुबह का भाषण जो संबोधन है मीडिया को, मीडिया के जरिए देश को, जो भी कह लें वो संबोधन, और उसके अलावा राहुल गांधी जब नीट के मामले पे अपनी बात रखते हैं तो उनके ऊपर उल्टा ही प्रहार, ये सब एक, ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो एक दूसरे उस पे चली गई है, और खासकर सत्ता पक्ष की राजनीति जहां वो बचाव का रास्ता ढूंढ रही है? जी, बचाव का रास्ता बचा भी है कि नहीं। मेरे अपने जीवन की स्मृतियों में यह मैंने प्रधानमंत्री को इस तरह से सदन के सत्र के पहले दिन उस परिसर में इस भावभंगिमा के साथ बोलते हुए किसी को नहीं देखा, किसी को नहीं देखा। और एक तरह से अरे प्रधानमंत्री अगर विक्टिम है तो इस देश से बचा कौन, फिर सुरक्षित कौन है? फिर तो आप अपने गवर्नेंस की कलई खुद खोल रहे हैं। प्रधानमंत्री विक्टिम हो जाएगा, ये संभव है? और प्रधानमंत्री विक्टिम है तो समान नागरिक क्या करेगा, वो कहां जाएगा? ये जो जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात कही, ये तो कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है, और कहीं से भी नहीं लगता कि सरकार बचाव का रास्ता ढूंढ रही है। सरकार तो सरेंडर कर दी है, सरकार तो लग रहा है एकदम समर्पण कर चुकी है कि उसके पास अब कुछ भी करने के लिए नहीं है, जो कुछ भी विपक्षी है। ये स्थिति बन गई है। अगर आप विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देंगे, विपक्ष के द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब आपके पास नहीं है, तब तो आप सरेंडर कर चुके हैं। अगर प्रधानमंत्री कहेगा कि मुझे बोलने नहीं दिया गया, 2.5 घंटे मेरे ऊपर हमले किए गए, संसद में हमला क्या होता है? संसद में आलोचना होती है। अगर आप अपने आप को कहते हैं कि हमारे ऊपर हमले किए गए, तो फिर राहुल गांधी के बारे में क्या कहा जाएगा? राहुल गांधी के ऊपर तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, मैंने कितने मंत्री खड़े होकर के अवरोध पैदा किए और उनके ऊपर टीका टिप्पणी उन्होंने की। सत्तारूढ़ दल के सांसदों ने खड़ा होकर के टीका टिप्पणी की। फिर उनको किस कैटेगरी में रखा जाएगा? फिर राहुल गांधी क्या कहेंगे अपने आप को? उनका तो कोई विक्टिम कार्ड भी नहीं बचा। सवाल यह है कि अगर आप जनता के सवालों से भागेंगे जो विपक्ष उठा रहा है, तो फिर आपके पास अपने बचाव का कोई रास्ता नहीं बचेगा। आपको जनमत के सामने सरेंडर कर देना पड़ेगा कि मेरे बूते का ही नहीं है। सवाल आज ही आप देखिए, जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान जी ने राहुल गांधी के प्रश्नों का जवाब दिया। राहुल गांधी ने तो कल आपसे ये पूछा कि साहब, इस देश की परीक्षा व्यवस्था पर लेकर के लोगों में संदेह है, और आप ये बताइए कि इसको दुरुस्त करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप चले गए कि 2010 में एक कानून लाए थे, उसको उन्होंने वापस ले लिया। अगर 2010 में उस कानून को वापस लेने का आरोप कांग्रेस के ऊपर है, तो 2014 से लेकर के 2024 तक 10 साल आपने उस कानून को भी नहीं लाया। आप भी उस आरोप से घिरे हुए हैं। अगर आप प्रश्न पत्रों, अगर आप परीक्षा के शुचिता के प्रति इतने ही गंभीर होते, तो आप 2014 में ही कानून ला दिए होते। 14 में नहीं, 15 में नहीं, 16 में नहीं, 20 में नहीं, 22 में नहीं, 24 में आपको याद आया, और आप आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर। उस आरोप से आप कैसे बरी हो सकते हैं? प्रश्न पत्रों की शुचिता को लेकर के आप कैसे बरी हो सकते हैं? आपने जिन लोगों को, संघ लोक सेवा आयोग में जिन लोगों को आपने रखा, एनटीए का जिसको आपने चेयरमैन बनाया, अपनी उनकी योग्यता का, उनके अनुभव का, उनके परीक्षा कराने की क्षमता का कौन सा मूल्यांकन किया? जिसको आप, सरकार है, जिसको चाहे उसको रख दे, और उसके बाद आप कहेंगे कि नहीं, आप परीक्षा को शुचिता सुनिश्चित करना चाहते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के तौर तरीकों को लेकर के, अभ्यर्थियों की स्क्रूटनी को लेकर के अगर इतने लूप होल्स है, तो बचा क्या इस देश में? फिर कौन सी परीक्षा है जिसको लेकर के आप निश्चित हो सकते हैं कि मैंने जिस परीक्षा के लिए आवेदन किया है उसमें गुणवत्ता का, योग्यता का, क्षमता का मूल्यांकन कर लिया जाएगा? अगर कोई यूपीएससी की प्रक्रिया में सेंध लगा सकता है, 10 बार 12 बार परीक्षा दे सकता है, नाम बदल के, ये नाम बदल के, वो नाम बदल के, और आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, और अगर उसके सर्टिफिकेट्स का दुरुपयोग कर लेता है, तो फिर कौन सी परीक्षा बची? क्यों नहीं माना जाएगा कि जो परीक्षा संचालित करने वाले लोग हैं इस पूरी प्रक्रिया में शामिल थे?
संभव है क्या? आपके पास जवाब नहीं है। सवाल है कि एक बड़ी परीक्षा है और ये परीक्षाएं योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए होती है, परीक्षाएं पास करने के लिए नहीं होती, योग्यतम विद्यार्थियों के चयन के लिए होती है। इस देश के सर्वश्रेष्ठ माइंड जिसको कहा जाता है, उनके बीच की परीक्षा होती है, उनके बीच की ये परीक्षा है, उसके प्रति आप गंभीर है। आप याद कीजिए जब रिजल्ट आया तो इन्हीं धर्मेंद्र प्रधान जी के बयान क्या आए थे, नहीं 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 सब कुछ ठीक ठाक है। फिर आप आए कि नहीं नहीं कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ियां हुई। फिर आप नहीं प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ, नहीं फिर प्रश्न पत्र लीक हुआ। अरे ये जिम्मेदार व्यक्ति के स्टेटमेंट होते हैं। पहले दिन ही आपको करना चाहिए कि जो शिकायतें हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उसका गंभीरता से छानबीन किया जाएगा। आप पहले सर्टिफिकेट बांटने लगे। जब आपका यह तरीका होगा तो निश्चित रूप से आपके पास बचाव कोई रास्ता बचेगा नहीं, संभव ही नहीं है। आप कांवड़ यात्रियों को लीजिए, भाई आपने यह आदेश जारी ही क्यों किया? क्या उद्देश्य है इसका? अगर आप ये कहते हैं कि जो कांवड़ यात्री हैं उनके खान पान की शुचिता सुनिश्चित की जाए, ठीक है, तो ये शुचिता सुनिश्चित हो जाएगी नाम लिखने से। अगर किसी व्यक्ति ने अपना हिंदू नाम लिख लिया है, हिंदू दुकानदार है, तो उसके नाम से सुनिश्चित हो जाएगा। आज जस्टिस भट्टी ने तो कह दिया कि वो केरल गए थे और दो होटल थे वहां, एक हिंदू एक का संचालक हिंदू था, एक का संचालक मुसलमान था। उन्होंने मुसलमान होटल में जाना अपने ज्यादा श्रेयस्कर समझा क्योंकि वहां शुचिता ज्यादा थी, वहां साफ सफाई ज्यादा थी। ये तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं। तो केवल नाम लिखने से आप शुचिता सुनिश्चित कैसे कर सकते हैं? आप, यह सरकार की जिम्मेदारी है कि जो कुछ भी उपभोक्ता को बेचा जा रहा है उसमें मिलावट न हो। जो कुछ भी उपभोक्ता को दिया जा रहा है वो उसकी क्वालिटी सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। FSSAI का जो सर्टिफिकेट है, जो लाइसेंस है, इसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर देती है। लेकिन केवल नाम लिखने से तो नहीं हो जाएगा। अच्छा, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि साहब खान पान में कौन व्यक्ति चला रहा है, तो केला से बेचने वाले का नाम क्यों चाहिए आपको? ठेले पे केला रखा हुआ है, आपके यहाँ के सामने, आप लेना लीजिए, ना लेना मत लीजिए, उसमें ठेले वाले का नाम क्यों चाहिए आपको? किस बिना के लिए चाहिए? रेहड़ी पर एक खुमचा व्यक्ति लगा के बैठा हुआ है, उसका नाम आपको क्यों चाहिए? वो कुछ बना के तो बेच नहीं रहा है। अच्छा, चाय का एक व्यक्ति स्टॉल लगाए हुए है, उसमें कौन सी आपको क्या देखना है? आपको केवल, अगर आप ये चाहते हैं कि वो भी अपना नाम लिखे, तो केवल आप ये तो देखना चाहते हैं कि यह व्यक्ति है कौन, हिंदू है, मुसलमान है, किस जाति का है, किस बिरादरी का है, ये तो आप देखना चाहते हैं। और क्या यह देखा जाना या देखे जाने की कोशिश करना ये संवैधानिक प्रावधानों के अनुकूल है? एक विकसित समाज का लक्षण है? किस बिना, लक्ष्य आपका क्या है? इससे शुचिता सुनिश्चित नहीं होती, साफ सफाई सुनिश्चित नहीं होती, कीमतें उटपटांग है कि नहीं है ये सुनिश्चित नहीं होती, मिलावट है कि नहीं यह सुनिश्चित नहीं होती, बाल श्रमिक उस दुकानों में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं यह सुनिश्चित नहीं होती, रहने ठहरने का स्थान है वो सुविधाजनक है कि नहीं यह सुनिश्चित नहीं होता। तो होता क्या है? केवल राजनीति आपकी सुनिश्चित होती है। जिस पोलराइजेशन की राजनीति आप करते हैं केवल वह सुनिश्चित होती है। बाकी कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसको कोई इस आदेश के माध्यम से आप पूरा कर लेते हो। सर्वोच्च न्यायालय ने पहली सुनवाई में इसको भापा और स्टे कर दिया तमाम कहने के बावजूद भी। सवाल यह है कि शुचिता केवल मुजफ्फरनगर में क्यों चाहिए? वो ललितपुर में, झांसी में, सीतापुर में, उज्जैन में, ओंकारेश्वर में, खंडवा में क्यों नहीं चाहिए? शुचिता तो हर देश के हर कोने में चाहिए। व्यक्ति जो सामान खरीद रहा है वह गुणवत्तापूर्ण है, वो मिलावटी सामान नहीं है, यह सुनिश्चित करना तो चिकमंगलुरु में भी चाहिए। यह केवल मुजफ्फरनगर में क्यों चाहिए? जो व्यक्ति हमको सामान बेच रहा है एक्सपायरी की डेट का नहीं है, ये तो पूरे देश में इसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। केवल मुजफ्फरनगर के लिए क्यों चाहिए? बदायूं के लिए क्यों चाहिए? बरेली के लिए क्यों चाहिए? पूरे हर नागरिक का अधिकार है और हर नागरिक को यह सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार वहीं की एक जगह क्यों आ रही है अपनी बात करने के लिए? कुछ न कुछ तो खोट है इसमें, कुछ न कुछ तो इसमें राजनीति है। सामान्य प्रशासन नहीं है, प्रशासन के जो लक्ष्य होते हैं वो नहीं है। तो अगर आप परीक्षा की शुचिता को, उसकी शास्त्रीयता को सुनिश्चित नहीं करेंगे, योग्यता के मापने के तौर तरीके जो हैं उसकी पारदर्शिता और उसकी ईमानदारी को आप सुनिश्चित नहीं करेंगे, समाज में आप एक तनाव, एक घृणा और एक विभाजन की कोशिश करेंगे, तो आप अपने आप को बचा कैसे लेंगे?
इस देश के लोग क्या इस चीजों को समझते नहीं है? और लेकिन प्रश्न यह है कि आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। 10 साल कोई सरकार, अगर आपके कार्यक्रम और आपकी नीतियां, आपका गवर्नेंस इतना ही शानदार था तो आप चर्चा करते आज कि हमने नोटबंदी लागू किया था, देखिए हमने ये लक्ष्य हासिल कर लिए। आप ये बताते कि आपने जीएसटी लागू किया था और हमने ये लक्ष्य हासिल कर लिए। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि बिना तैयारी के जीएसटी लागू की गई और छोटे उद्योगों को नुकसान पहुंचा। अब खंडन कर दीजिए उसका कि नहीं नहीं सही नहीं, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई है, आप राहुल गांधी का आरोप है कि साहब आपने किसी को रोजगार नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, और डेटा दे दीजिए आप। एक सवाल है ना कि जो मुद्दे विपक्ष उठा रहा है या जो मुद्दे इस देश की जनता उठा रही है, उन किसी भी मुद्दे का जवाब आपके पास नहीं है। तो आप इस तरह का एक माहौल बनाने का प्रयास करेंगे कि विक्टिम है साहब, हमको बोलने नहीं दिया जा रहा। बोलने का आरोप तो राहुल गांधी लगा रहे थे कि साहब हमको नहीं बोलने दिया जाता, हमारा माइक ऑफ कर दिया जाता, जिसको लोगों ने देखा। अगर आप बात करेंगे, प्रधानमंत्री जी का चेहरा देखिए यार, मतलब कोई आज सत्र का पहला दिन है, बजट सत्र का पहला दिन है, आप सदन में जा रहे हैं और सदन के बाहर इस रूप में अगर आप लोगों को संबोधित करेंगे, इस देश की जनता क्या समझेगी? क्या हो गया? और एक लाचार, एक कमजोर, एक विवश प्रधानमंत्री के रूप में अगर आप इस देश के सामने उपस्थित होते हैं तो आप ये बचाव का रास्ता थोड़े है, ये समर्पण की स्थिति है कि जो अब हमसे नहीं हो पाएगा। तो सरकार की स्थिति, अगर आप गवर्नेंस को पारदर्शी तरीके से लागू नहीं करेंगे, गवर्नेंस के इश्यूज को लेकर के आप गंभीर नहीं होंगे, तो निश्चित रूप से आपको कोई यही दिन देखना पड़ेगा। प्रश्न सवाल का है ना, एक क्वेश्चन आवर है जिसमें राहुल गांधी बोल रहे थे। पूरा सवाल आप सुन लीजिए और आप धर्मेंद्र प्रधान का जवाब सुन लीजिए आप, और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी की टिप्पणी पर सुन लीजिए। अरे देश का सम्मान किस चीज से गिरता है? परीक्षाओं में बेईमानी हो रही है इससे गिरता है कि बेईमानी की चर्चा करने से गिरता है? ये किसको समझा रहे हैं आप? जिन परीक्षाओं में बेईमानी हो रही है, अगर ये दुनिया को ये जानकारी होगी कि देश के सबसे बड़ी परीक्षा में बेईमानी हो रही है, उससे देश की प्रतिष्ठा प्रभावित होगी कि उस बेईमानी की चर्चा करने से प्रभावित हो जाएगी। कौन सा तर्क है? कौन मान लेगा आपको? अगर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में परीक्षाएं साफ सुथरे तरीके से नहीं हो रही हैं, जिसको भी ये जानकारी होगी, और ये हम आपको कह नहीं रहे हैं, इसको लोक सेवा आयोग ने खुद, संघ लोक सेवा आयोग ने खुद ही स्वीकार कर लिया कि पूजा खेड़कर के मामले में कितनी लापरवाहियां हुई हैं, किस किस स्तर पे हुई हैं जी। ये फिजिकल हैंडीकैप के मामले को लेकर के और कितने मामले आ गए। तो अगर इस तरह की बात होती है तो किसी देश की प्रतिष्ठा इसमें गिरती है। अगर नीट की परीक्षा में को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी परीक्षा है, एक जो नई आपने संस्था बनाए वो संस्था कई परीक्षा आयोजित नहीं कर पा रही है, इससे आप देश की प्रतिष्ठा गिरती है। हम अपने आप को सुधारने के लिए अगर तत्पर हो रहे हैं, इसे तो नहीं गिरती। इस उत्तर संकेत जाता है कि हम सतर्क हैं, ह्यूमन एरर हो सकता है, हम उसमें सुधार करेंगे। सवाल यही है केवल कि विपक्ष के द्वारा उठाए गए जो जनता के सवाल हैं, उन सवालों का जवाब इस सरकार के पास नहीं है, और यही इनकी मजबूरी है। आप अंतिम बात कर लूं, आप बिहार की बात कर रहे हैं, आप याद कीजिए बिहार को स्पेशल स्ट्रेस देने का मतलब आज है क्या? जब बिहार से कट करके झारखंड बना था, याद कीजिए, लालू प्रसाद यादव उसे मुख्यमंत्री थे, यही एनडीए की सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, तब से स्पेशल स्टेटस मांगा जा रहा है, मिल गया। 16वां वित्त आयोग कह चुका है कि केवल कुछ राज्य हैं, पर्वतीय राज्य और नॉर्थ ईस्ट, उन्हीं को स्पेशल स्टेटस मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिल सकता। आप बदलिए, आप कहिए कि हम उसको बदलेंगे। बताने के लिए कुछ भी नहीं है। अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी, रोजगार कैसे अवसर सृजित किए जाएंगे, किसानों की आय दुगनी कैसे होगी, कृषि में निवेश क्या होगा, ये तमाम जितने भी सवाल हैं, औद्योगिक विकास कैसे होंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सुधार कैसे किया जाएगा, अभी तक कोई बात सामने नहीं आई। अगर सरकार दो बड़ी परीक्षाओं में के शुचिता को लेकर के घेरे में है और उसके पास कोई भी जवाब नहीं है, तो निश्चित रूप से संसद में उसकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं रहेगी। अगर सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देगी और इधर उधर की बात करेगी, वो संभव नहीं है कि बच पाएगी।
क्योंकि विपक्ष, आप सदन किसी देख लीजिए, विपक्ष की मौजूदगी देख लीजिए, विपक्ष की आक्रामकता देख लीजिए, एकजुटता देख लीजिए, यह सरकार को घेरे रहने की सबसे बड़ी रणनीति है और सबसे अच्छी रणनीति। और ये सही बात है, जो प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के रहने का एक मतलब होता है। इन तमाम विषयों पर प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करके विपक्ष की धार को कमजोर कर सकते हैं। प्रधानमंत्रियों ने किया है, अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, मनमोहन सिंह किया, नरसिम्हा राव जी ने कई बार किया है। हर प्रधानमंत्री जब इस तरह एक क्वेश्चन स्थिति हो जाती थी, हस्तक्षेप करते थे और वो खड़े होकर के जवाब देते थे। लेकिन प्रधानमंत्री यही नहीं है, पहले भी नहीं रहते थे। तो सदन से गायब हो जाना या विषयांतर करने की कोशिश करना, यह जवाब नहीं है। इससे आप और घिरते चले जाएंगे। आपको जो जनता के सवाल है उनका जवाब देना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जो कांवड़ यात्रा में आपने लोगों के नाम लिखने के लिए आदेश दिए थे, क्यों दिए थे? आप इससे क्या हासिल करना चाहते थे? या तो सरकार, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप ध्रुवीकरण की राजनीति और नफरत की राजनीति करना चाह रहे थे, उस आरोप को स्वीकार कीजिए। अन्यथा आप अपने गवर्नेंस के तरीके बताइए कि नहीं हमारे ये नहीं हो, ये कारण है। आप इस विषय से ही भाग रहे हैं। जो अभी संजय सिंह का आपने स्टेटमेंट सुनवाया कि वो राज्यसभा में बात करना चाहते थे, वहां भी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि नीट पे बहस करना चाहते थे, सरकार नीट पे बहस करने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर आप नीट पे बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, कांवड़ यात्रा की सब अनर्गल तथ्यहीन अतार्किक आदेश के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, तो आप तो घिरे हुए ही हैं। इसे कैसे निकल सकते हैं आप? इसके निकलने का तरीका केवल और केवल यही है कि आप जनता को विश्वास में लीजिए। इसका तरीका केवल और केवल है कि आप जनता को यह बताने में सफल होइए कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है उस विपक्ष में कोई दम नहीं है, कोई तर्क, उसमें कोई तर्क नहीं है, तथ्यहीन आरोप है। सरकार इस तरह से काम कर रही है। और अब तो स्थिति आ गई कि जो इनके सहयोगी हैं, उन सहयोगियों के आरोप से आप घिरे रहेंगे। बिहार का मसला सामान्य मसला थोड़ा है। नीतीश कुमार जी लगातार ये माहौल बनाए हुए थे कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलेगा। आज आपको नहीं मिल रहा है। वो कैसे हो पाएगा? आप अपनी जनता को कैसे संतुष्ट कर पाएंगे, अपने लोगों को? क्या केवल पैकेज की बात पे अगर आप करते हैं तो पैकेज तो आपको मिल ही रहा था, क्या कोई भी सरकार होती तो आपको मिलता जी। लेकिन सवाल यह है कि जिस मुद्दे के साथ, जिन बातों को लेकर के आप एनडीए सरकार का समर्थन के लिए उतरे, अपने नीतियों से इतर काम करने वाली पार्टी के साथ खड़े होने का आपने साहस किया, वो यह था कि आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। वो तो साफ साफ हो गया आज कि नहीं आएगा, और ये पहले भी लग रहा था कि नहीं आएगा। हमारे अब जैसे लोगों को लग रहा था कि हो सकता है कि संशोधन हो जाए, हो सकता है कि 16वें वित्त आयोग का जो अनुशंसा है उसमें सरकार संशोधन कर ले और एक नया रास्ता निकाले, वो भी नहीं हो पाया। तो जो आपके सहयोगियों के बीच सहमति के मुद्दे थे, उसका भी स्पष्टीकरण आपके पास नहीं है। जनता के बीच से जो उठे हुए सवाल हैं, उसका भी जवाब आपके पास नहीं है। विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर के आप पे हमलावर है, न्यायालय में आपकी फजीयत हो रही है, उसके बारे में भी आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये पूरा का पूरा जो बजट सत्र होगा, इसमें सरकार विपक्ष के निशाने पे रहेगी, उसके बचने का कोई तरीका नहीं है। अब ये कल निर्भर करेगा कि कल जो आर्थिक सर्वेक्षण लाते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण में क्या स्थिति बनती है, जो बजट प्रस्तुत करते हैं उसमें क्या लाते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण आज पटल पे रख चुके हैं, आज ला चुके हैं। कहा नहीं गया आर्थिक सर्वेक्षण, लेकिन तो मैंने देखा नहीं उसको। कल बजट पेश किया जाएगा। अब सोचिए कि आर्थिक सर्वेक्षण की भी चर्चा होती है। जी बिल्कुल होती है। आर्थिक सर्वेक्षण में कोई चर्चा नहीं हुई, मेरे को पब्लिक डोमेन में कोई बात नहीं आ रही, क्या कहा गया है क्या नहीं कहा गया जी। अब उस विषय से अलग इस विषय पर चर्चा होने लगी। ये सरकार की विफलता ही तो है। सरकार, अच्छी सरकार, मजबूत सरकार, देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने वाली सरकार आर्थिक विषयों पर चर्चा कराती है कि हमने ये कर दिया है। अगर आप आर्थिक विषयों पर चर्चा नहीं कराते तो आपका जो ये नारा है कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था से 3री अर्थव्यवस्था रह जाएंगे, ये कैसे लोगों के गले उतरेगा? अब बजट ये कल देखिए बजट में क्या आता है कि बजट की क्या स्थिति बनेगी, बजट में कितना लोगों को राहत देते हैं। टैक्सेशन से कोई अर्थव्यवस्था नहीं सुधरती है। कर लगा देने से किसी देश की अर्थव्यवस्था सुधरी है ना किसी देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। जब तक आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत प्रमोट नहीं करेंगे, आर्थिक विषमता को दूर करने का प्रयास आप नहीं करेंगे, निवेश को बढ़ावा नहीं देंगे, तब तक आप अर्थव्यवस्था को बेहतर नहीं कर सकते। अभी
कल ही जानकारी होगी, कल किस रूप में बजट को ला रहे हैं। तो मेरा अपना मानना है कि जो जनता के सवाल हैं वो गंभीर हैं, और उन सवालों की जवाबदेही का जवाब सरकार आम जनता को दे नहीं पा रही है। और ऐसी स्थिति में पूरे सत्र भर मुझे लगता है कि मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पे ही रहेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो प्रतिक्रिया दी है उसमें उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार की नाकामियों पर चमचमाते